हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री की क्लास, और हिस्ट्री की क्लास में देखेंगे महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यहाँ पर मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है दोस्तों, जो परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि इस सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा। यदि सेशन अच्छी लगे तो लाइक करते चलिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सेशन को हम फटाफट करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहता है कि सर्वप्रथम जाति प्रथा का उदय भारत के किस भाग में हुआ था? उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में या पूर्वी भारत में? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर भारत में हुआ था। भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति वैदिक काल के दौरान उत्तर भारत में हुई थी, है ना। और यह प्रणाली हिंदू ग्रंथ ऋग्वेद में वर्णित वर्ण व्यवस्था से जुड़ी हुई है। उस समय 4 वर्णों का वर्णन है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शुरुआत में यह श्रम का कार्यात्मक विभाजन था, यानी कि श्रम के आधार पर जाति का निर्धारण होता था, वर्ण व्यवस्था का निर्धारण होता था, जो बाद में वंशानुगत हो गया और कठोर सामाजिक क्रम में बदल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। अगला है, हड़प्पा तथा वैदिक सभ्यताओं में कुछ समानताएं थी। निम्नलिखित में कौन सी बात दोनों के बीच समान थी? दोनों प्रकृति के पूजक थे, दोनों मूल मूठ वाली कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते थे, दोनों सभ्यताओं में दास तथा वेश्यावृत्ति थी, दोनों सभ्यताओं में पुरोहितों तथा योद्धाओं का प्रमुख स्थान था। देखिए यहाँ पर ये समानता है ऑप्शन ए कि दोनों प्रकृति पूजक थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे कि पीपल का पेड़, और मातृ देवी के साथ साथ पशुपति महादेव की पूजा करते थे। वैदिक सभ्यता में भी धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा था, इसमें प्रकृति और ब्रह्मांडों से जुड़े देवताओं की पूजा होती थी। इसमें इंद्र और अग्नि वरुण की पूजा होती थी, जिनके लिए यज्ञ किए जाते थे। और इस प्रकार प्रकृति की पूजा दोनों सभ्यताओं के बीच एक समान विशेषता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। अगला है, ऋण सिद्धांत के अंतर्गत कौन से ऋण आते हैं? पितृ, ऋषि, देव या उपयुक्त सभी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी ऋण आते हैं। ऋण सिद्धांत के अंतर्गत पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण आते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रत्येक मनुष्य जन्म से ही इन 3 प्रमुख ऋणों का ऋणी होता है, जिन्हें चुकाना उसका क्या होता है? कर्तव्य माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन चेर का अंग था? उरकोई, पुहार, सालीयूर या तोंडे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सालीयूर चेर का अंग था। कुरकई पांडे राज्य का बंदरगाह था, पुहार चोलों की राजधानी थी, तोंडे पल्लव तथा बाद में चोल क्षेत्र बना था, जबकि सालीयूर चेर राज्य के अधीन क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन एक दीघ निकाय पर टीका है? दीपवंश, ललित विस्तार, नेति प्रकरण या सुमंगल विलासिनी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमंगल विलासिनी। दीघ निकाय जो कि सूत पिटक का भाग है, किसका भाग है? सूत पिटक का भाग है। पर टीका किसने लिखा है? बुद्ध घोष ने लिखा है। नाम क्या है? सुमंगल विलासिनी। दीपवंश की बात करते हैं तो श्रीलंका का प्राचीन बौद्ध इतिहास है। ललित विस्तार महायान परंपरा का बौद्ध ग्रंथ है, और नेति प्रकरण बौद्ध व्याख्यात्मक ग्रंथ है। ठीक है, चलिए अगला है, मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी था। चांदी तथा अन्य धातुओं का परीक्षक, गणिकाओं का अध्यक्ष, रंगमंच का प्रबंधक या सिक्कों का परीक्षक? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्कों का परीक्षक था। मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक वह अधिकारी था जो सिक्कों की जांच परख करता था। वह सिक्कों की शुद्धता, धातु की गुणवत्ता और मानक का परीक्षण भी करता था। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं।
नेक्स्ट है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक भारतीय प्रांत निम्नांकित को 320 टैलेंट स्वर्ण वार्षिक कर के रूप में देता था। 5वीं सदी ईस्वी का एक भारतीय प्रांत है जो किसे 320 टैलेंट स्वर्ण वार्षिक कर के रूप में देता था। ग्रीस, फारस, बैक्ट्रिया या चीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फारस को देता था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक भारतीय प्रांत जो है फारस को 320 टैलेंट स्वर्ण वार्षिक कर के रूप में देता था। कितना देता था? 320 टैलेंट स्वर्ण वार्षिक कर के रूप में। ठीक है, और यह जानकारी कहाँ से मिलती है? यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के लेखन से मिलती है। इसमें उन्होंने लिखा है कि भारत का सिंधु घाटी क्षेत्र हखामनी साम्राज्य का समृद्ध छत्र था और फारस के राजा दारा प्रथम को भारी मात्रा में स्वर्ण के रूप में कर का भुगतान करता था। ठीक है, अगला कर लेते हैं। गुप्त स्वर्ण एवं रजत सिक्के मूलतः निम्नांकित के सिक्कों पर आधारित है। रोमन और शक छत्रप, कुषाण और योधेय छत्रप, कुषाण और शक छत्रप या रोमन और कुषाण छत्रप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुषाण और शक छत्रप। स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था, और रजत सिक्के को रूपक कहा जाता था। गुप्त शासकों ने अपने सोने के सिक्के, जिन्हें दिनार कहा जाता था, कुषाणों के द्वारा जारी किए गए सिक्कों के वजन और पैटर्न पर आधारित था। वजन कितना था? 144 ग्राम। रजत सिक्के रूपक कहलाते थे। गुप्त द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के मूल रूप से उज्जैन के शक छत्रपों के सिक्कों के आधार पर ढाले गए थे। इन सिक्कों को क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। नेक्स्ट है, राज्य की ओर से गुप्तोत्तर काल में कर की वसूली कौन करता था? शौल्मिक, गौल्मिक, पंचकुल समिति या पुस्तपाल। राइट आंसर हो जाएगा, शौल्मिक करता था। गुप्तोत्तर काल में राज्य की ओर से कर यानी शुल्क की वसूली करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? शौल्मिक कहा जाता था। ठीक है, और वह चुंगी और टोल टैक्स जैसे करों का प्रभारी होता था। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, महामल की उपाधि धारण करने वाले पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने निम्नांकित मंदिरों में किसका निर्माण कराया था? महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा या रथ मंदिर, महाबलीपुरम के तटीय मंदिर, कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर या उपयुक्त सभी। देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा और रथ मंदिर का निर्माण कराया था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा या इसे रथ मंदिर भी कहा जाता है का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में चट्टानों को काट कर कराया था। चट्टानों को काट कर बनाए गए पंचरथ और सप्त पैगोडा मंदिरों को किस शैली में बनाया गया है? तो मामल शैली में बनाया गया है। अगला क्या है? अगला है, अपने किस सैन्य अभियान में सफल होने के बाद ध्रुव ने अपने राज्य चिन्ह पर गंगा और यमुना के प्रतीक चिन्ह अंकित करवाया? उत्तर भारत के सैन्य अभियान में सफल होने के बाद, गंग शासकों को परास्त करने के बाद, पूर्वी चालुक्य शासकों को पराजित करने के बाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर भारत के सैन्य अभियान में सफल होने के बाद। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने उत्तर भारत के सैन्य अभियान में अपने शत्रुओं को पराजित करने और दक्षिण में भी अपनी शक्ति स्थापित करने के बाद अपने राज्य चिन्ह पर गंगा और यमुना का चित्र अंकित करवाए थे, जो उत्तरी भारत पर विजय और सर्वसत्ता को दर्शाते हैं। अगला कर लीजिए। नेक्स्ट है, कडारकोंड की उपाधि किसकी थी? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र प्रथम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम की उपाधि कडारकोंड थी। कडारकोंड की उपाधि किसने धारण की थी? राजेंद्र प्रथम ने धारण की थी। इसका अर्थ क्या है? केदाह। ठीक है, मतलब मलय प्रायद्वीप। राजेंद्र प्रथम को यह उपाधि जो है दक्षिण पूर्व एशिया के सफल नौसैनिक अभियानों के बाद मिली थी। राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल
यानी गंगा पर विजय प्राप्त करने वाला, और मुद्दीगोंडा चोलन जैसी अन्य उपाधियां भी धारण की हुई थी। अगला क्या है? अगला है गुप्तोत्तर काल में भूमि का विभाजन 3 भागों में किया गया था। निम्नलिखित में क्या असत्य है? वहित, उसर, अकृष्ट, इन्हीं 3 भागों में विभाजित किया गया था, जबकि पोलज में विभाजित नहीं था। ठीक है, गुप्तोत्तर काल में भूमि को 3 प्रकार में विभाजित किया गया। वहित भूमि, जो उपजाऊ भूमि होती थी जिस पर टैक्स लगाया जाता था। उसर भूमि, बंजर या अनुपजाऊ भूमि होती थी। अकृष्ट मतलब जिसमें कृषि नहीं होती थी, यानी परती भूमि थी। जबकि पोलस की बात करते हैं तो ये मध्यकाल में अकबर के शासन के समय मिलता है। नेक्स्ट क्या है? किस इतिहासकार ने बैहाकी को पूर्वी पेप्स की संज्ञा दी है? स्मिथ, लेनपुल, एलिफिंस्टन, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा लेनपुल ने बैहाकी को पूर्वी पेप्स की संज्ञा दी है। प्रसिद्ध ब्रिटिश प्राच्यविद और मुद्रा शास्त्री स्टैनली पूल ने बैहाकी को क्या कहा है? पूर्वी पेप्स कहा है। ठीक है, क्यों कहा है? क्योंकि बैहाकी की कृति तारीख बैहाकी में 11वीं शताब्दी के गजनवी साम्राज्य के दरबार और दैनिक जीवन का विस्तृत विवरण इसमें मिलता है। ठीक उसी तरह जैसे सैमुअल पेप्स ने अपनी डायरी में 17वीं सदी के इंग्लैंड का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में किसे सामूहिक रूप से उमर कहा जाता है? प्रांतों के सूबेदारों को, इक्तादारों को, अमीर वर्ग को, राजस्व अधिकारी को। राइट आंसर हो जाएगा अमीर वर्ग को। सल्तनत काल में अमीर वर्ग को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? उमर या उमरा कहा जाता था। यह एक उच्च पद था। इसमें सैन्य कमांडर, प्रांतीय गवर्नर और महत्वपूर्ण दरबारी शामिल होते थे। राइट, चलिए। और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि कमेंट कीजिएगा दोस्तों तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, और आपके लिए मैं नई नई वीडियो लाते रहूँगा। ठीक है। बहमनी किसके ऊपर राज्य करते थे? गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। केवल गुलबर्गा और बरार, दौलताबाद, बरार और बीदर, केवल बरार और बीदर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। बहमनी राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा थी। और अंतिम राजधानी कहाँ थी? बीदर थी। ठीक है। बहमनी साम्राज्य ने दक्कन के एक बड़े क्षेत्र पर शासन किया था। इसमें प्रमुख प्रांत शामिल थे जैसे गुलबर्गा, जो कि बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी थी, दौलताबाद, बरार और बीदर। बीदर बाद में राजधानी बनाई गई थी। पूरे साम्राज्य को इन 4 प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिसे क्या कहा जाता था? तराफ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तराफ कहा जाता था। अगला सवाल क्या है? विजयनगर राज्य में प्रांतपति जो राज परिवार के नहीं थे किंतु योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाते थे, क्या कहलाते थे? दलवाय, दंडनाय, अमरनायक, उपप्रधान। राइट आंसर हो जाएगा अमरनायक कहलाते थे। विजयनगर साम्राज्य में प्रांतपति जो राज परिवार के नहीं थे किंतु योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाते थे, क्या कहलाते थे? तो अमरनायक कहलाते थे। अमरनायक जो है सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें राजा द्वारा एक निश्चित क्षेत्र दिया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? अमरम कहा जाता था। और अमरम का प्रशासन और राजस्व एकत्र करने का अधिकार दिया जाता था। वे अपनी सेवाओं के बदले में यह भूमि अनुदान प्राप्त करते थे, सैनिकों का भरण पोषण करते थे और राजा को वार्षिक नजराना और सैन्य सहायता प्रदान करते थे। नेक्स्ट क्या है? दक्षिण भारत में सूफी सिलसिले के चिश्तिया संप्रदाय की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज ए सकर, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब या उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय को स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? शेख बुरहानुद्दीन गरीब को दिया जाता है। इन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्यों की परंपरा को दक्षिण भारत तक फैलाया था, जबकि ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज ए सकर
और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उत्तर भारत के प्रमुख चिश्ती संत थे। ठीक है, चलिए अगला क्या है, लगान वसूली की इजारेदारी प्रथा की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या अकबर? राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर को दिया जाता है। लगान वसूली की इजारेदारी प्रथा की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? जहांगीर को दिया जाता है। इजारेदारी प्रथा क्या थी या इजारा प्रथा क्या थी? यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें लगान का वसूली के अधिकार किसी निजी व्यक्ति या एक समूह को दिया जाता था और इसके बदले एक निश्चित राशि वसूली जाती थी और वह ठेकेदार किसानों से जितना चाहे उतना वसूल सकता था, जिसके कारण जो है शोषण बढ़ता ही जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, जहांगीर शाह के प्रधानमंत्री जुल्फिकार खान ने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने की दिशा में क्या प्रयास किया था? जागीरदारों एवं ओहदों की अंधाधुंध वृद्धि पर रोक लगाकर, इज़्ज़तदारी प्रथा को बढ़ावा देकर, भूमि कर की दर में वृद्धि करके या उपयुक्त सभी? राइट आंसर हो जाएगा अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए जुल्फिकार खान ने ये सभी कार्य किए थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जहांगीर शाह के प्रधानमंत्री कौन थे? जुल्फिकार खान थे और जुल्फिकार खान द्वारा साम्राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने की दिशा में कदम उठाए गए थे। नेक्स्ट है, चौथ क्या है? शिवाजी द्वारा हिंदुओं पर लगाया गया कर, शिवाजी द्वारा पड़ोस के राज्यों के राजस्व के 1/4 कर के रूप में लेना, शिवाजी द्वारा महाराष्ट्र के देशमुखों से लिया गया कर, या शिवाजी द्वारा पड़ोसी मुस्लिम राज्यों से लिया गया सुरक्षा कर था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवाजी द्वारा पड़ोसी मुस्लिम राज्यों से लिया गया सुरक्षा कर था। ठीक है, चौथ किस साम्राज्य द्वारा लिया जाता था? मराठा साम्राज्य द्वारा लिया जाता था। किससे लिया जाता था? पड़ोसी या मुगल नियंत्रण वाले क्षेत्रों से ये वार्षिक कर लिया जाता था और यह कर उन क्षेत्रों से लिया जाता था जिन पर मराठा सीधे शासन नहीं करते थे। ठीक है, और यह राजस्व उपज का 1/4 या 25% होता था। इस कर का भुगतान करने के बदले में मराठा उन क्षेत्रों को मराठा की सुरक्षा की गारंटी देते थे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, बंगाल के किस नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मिदनापुर का क्षेत्र प्रदान किया था? अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या मीर कासिम? राइट आंसर हो जाएगा मीर जाफर ने दिया था। ठीक है, पलासी का युद्ध कब होता है? 23 जून 1757 को होता है। ठीक है, किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, और इसमें मीर जाफर, याद रखिएगा, मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला हार जाता है। ठीक है, और युद्ध स्थल में ही मारा जाता है। इसके बाद मीर जाफर को अंग्रेजों ने यहाँ पर बंगाल का नवाब बना दिया था। ठीक है, और नवाब बनने के बाद अंग्रेजों को खुश करने और अपनी गद्दी बचाने के लिए उसने अंग्रेजों को 24 परगना के साथ साथ मिदनापुर, वर्धमान और चटगांव जैसे क्षेत्र दे दिए थे। ठीक है, चलिए अगला है, पलासी नामक गांव में भारतीय इतिहास की एक निर्णायक लड़ाई लड़ी गई। पलासी कहाँ स्थित है? मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, हुगली या चिंसुरा? राइट आंसर हो जाएगा मुर्शिदाबाद में है। पलासी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में किस नदी के तट पर है? भागीरथी नदी के तट पर है। पलासी की लड़ाई 23 जून 1757 को अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था और इसमें मीर जाफर की गद्दारी के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई थी और भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी गई थी। आई बात समझ में? नेक्स्ट, 17वीं शताब्दी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्यात व्यापार में कौन सी वस्तु प्रमुख थी? यहाँ पर 17वीं सदी की बात हो रही है दोस्तों।
सूती वस्त्र, अफीम, मसाले या चीनी? राइट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र। 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्यात व्यापार में सूती वस्त्र, कॉटन टेक्सटाइल मुख्य वस्तु था। भारतीय सूती वस्त्र अपनी उत्कृष्टता और गुणवत्ता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध था और यूरोपीय बाजारों में इनकी भारी मांग हुआ करती थी। नेक्स्ट क्या है? 1857 के विद्रोह के बारे में सभी इतिहासकार सहमत हैं कि एक सिपाही विद्रोह था, या भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध था, या एक कृषक विद्रोह था, या एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। तो ये एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था, इस बात पर सभी इतिहासकार एक मत हैं। 1857 का विद्रोह के बारे में इतिहासकार इस बात पर सहमत है कि यह एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था जो सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही इसमें आम जनता भी शामिल हो गई थी। अगला है 1921 में मोपलाओं पर होने वाले अत्याचार का तत्कालिक प्रभाव किस रूप में देखने को मिला? मोपलाओं का राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़ जाना, सांप्रदायिक दंगे, सरकार के खिलाफ हिंसक आंदोलन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। देखिए, मोपला विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोपला समुदाय के लोग बड़े पैमाने पर अलग थलग पड़ गए थे। इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आंदोलन के हिंसक और सांप्रदायिक रूप ले लेने के कारण उन्हें व्यापक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अलगाव का सामना यहाँ पर करना पड़ा था। ठीक है, सांप्रदायिक हिंसा और नरसंहार। विद्रोह के दौरान हिंसा भड़की थी, जिसमें निर्दोष हिंदुओं की हत्याएं और महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे दुर्घटनाएं भी हुई थी, जिससे यह एक नरसंहार का रूप धारण कर लिया था। ब्रिटिश शासन के हिंसक के खिलाफ विरोध, ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंसक विद्रोह। कई मोपलाओं ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ हिंसक विद्रोह किया था, सरकारी नौकरियों और अदालत का बहिष्कार किया और ब्रिटिश उपाधियों का त्याग भी यहां पर कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, सर्वप्रथम किस चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शिक्षा पर खर्च हेतु 1 लाख रुपए निश्चित किया था? राइट आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारतीयों की शिक्षा और विज्ञान के प्रोत्साहन के लिए एक सालाना 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया था। कितना? 1 लाख रुपए। हालांकि इस राशि के उपयोग को लेकर प्राच्यवादी और आंग्ल शिक्षावादी के बीच विवाद था और इसी विवाद के कारण इस राशि का उपयोग 20 साल तक नहीं हो पाया था। समझ लीजिए, 20 साल तक नहीं हो पाया था। अगला है 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहां पर हुआ था? कलकत्ता, पूना, इलाहाबाद या मद्रास? कहां पर हुआ था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता में हुआ था। कहां हुआ था? कलकत्ता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? तो याद रखिएगा, मुंबई में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहां हुआ था? 1886 में कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। राइट। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना में सर्वाधिक प्रमुख भूमिका किसकी रही? अली जीना, आर्कबोल्ड, लॉर्ड मेयो या आगा खां? राइट आंसर हो जाएगा आगा खां। आगा खां तृतीय, जो सर सुल्तान मोहम्मद शाह के नाम से भी जाने जाते थे, 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में हुई थी, लेकिन आगा खां ने इसके गठन और प्रारंभिक नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका या कार्य किया था। ठीक है, कार्य किया था।
दोस्तों, इतिहास का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।